राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। गुजरात में साइंस सिटी अहमदाबाद में 2 दिवसीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इस केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। इस सम्मेलन में एसटीआई विजन 2047 सहित विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर सत्र शामिल होंगे। उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को गति देने का सामर्थ्य है। आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें भारत की साइंस और उस क्षेत्र से जुड़े लोगों की अहम भूमिका है। पीएम मोदी ने कहा कि जब ज्ञान विज्ञान से हमारा परिचय होता है तब संसार के सभी संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। इस महत्वपूर्ण समारोह में मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। आज के नए भारत में सबका प्रयास की जिस भावना को लेकर हम चल रहे हैं, ये आयोजन उसका एक जीवंत उदाहरण है। साथियों, 21वीं सदी के भारत के विकास में विज्ञान उस ऊर्जा की तरह है जिसमें हर क्षेत्र के विकास को, हर राज्य के विकास को बहुत गति देने का सामर्थ्य है। आज जब भारत चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करने की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें भारत की साइंस और इस क्षेत्र से जुड़े लोगों की भूमिका बहुत अहम है। ऐसे में नीति निर्माताओं का, शासन प्रशासन से जुड़े हम लोगों का दायित्व और बढ़ जाता है। मुझे उम्मीद है अहमदाबाद की साइंस सिटी में हो रहा ये मंथन आपको एक नई प्रेरणा देगा, साइंस को प्रोत्साहित करने के उत्साह से भर देगा। साथियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ज्ञानम विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। अर्थात ज्ञान जब विज्ञान के साथ जुड़ता है, जब ज्ञान और विज्ञान से हमारा परिचय होता है तो संसार की सभी समस्याओं और संकटों से मुक्ति का रास्ता अपने आप खुल जाता है। समाधान का, सॉल्यूशन का, इवोल्यूशन का और इनोवेशन का आधार विज्ञान ही है। इसी प्रेरणा से आज का नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ ही जय अनुसंधान का आह्वान करते हुए आगे बढ़ रहा है। अगर हम पिछली शताब्दी के शुरुआती दशकों को याद करें तो पाते हैं कि दुनिया में किस तरह तबाही और त्रासदी का दौर चल रहा था। उसी दौर में सीवी रमन, जगदीश चंद्र बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, एस चंद्रशेखर वैसे अनगिनत वैज्ञानिक अपनी नई नई खोज सामने लेकर के आ रहे थे। इन सभी वैज्ञानिकों ने भविष्य को बेहतर बनाने के कई रास्ते खोज दिए, लेकिन ईस्ट और वेस्ट के बीच एक बड़ा अंतर ये रहा कि हमने अपने वैज्ञानिकों के काम को उतना सेलिब्रेट नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था। आज सबसे पहला आग्रह मेरा यही है, आप सभी राज्यों से आए हुए लोग हैं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम
अपने देश के वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को जम करके सेलिब्रेट करे, उनका गौरवगान करे, उनका महिमा मंडन करे। आज भारत अगर कोरोना की वैक्सीन विकसित कर सका है, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगा सका है, तो उसके पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कितनी बड़ी ताकत है। सरकार के प्रयासों से आज भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वें स्थान पर है, 46। जबकि 2015 में भारत 81 नंबर पर था, 81। इतने कम समय में हम 81 से 46 तक आए हैं, लेकिन यहां रुकना नहीं है, अभी और ऊपर जाना है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्वास है कि आपके इस मंथन से विज्ञान की गति प्रगति में नए आयाम जुड़ेंगे, नए संकल्प जुड़ेंगे और हम सब मिलकर के आने वाले दिनों में जो हमारे सामने अवसर है, उस अवसर को गंवाने नहीं देंगे। किसी भी हालत में अवसर जाना नहीं चाहिए। बड़े मूल्यवान 25 साल हमारे पास है। ये 25 साल हैं जो विश्व में भारत की एक नई पहचान, नई ताकत, नया सामर्थ्य के साथ भारत को खड़ा कर देगा। और इसलिए साथियों, आपका ये समय सच्चे अर्थ में आपके राज्य के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बल देने वाला बनना चाहिए। मुझे विश्वास है आप इस मंथन से वो अमृत निकाल के जाएंगे, जो अमृत आपके अपने अपने राज्य में अनेक नए अनुसंधानों के साथ देश की प्रगति में जुड़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जोधपुर संभाग के बूथ अध्यक्ष संकल्प महासम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने संबोधन में गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़। दोनों राज्यों का चुनाव 2023 में है। इन दोनों राज्यों में अगर भाजपा सरकार बनती है तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचेगा। अमित शाह ने कहा कि आज जिस प्रकार की राजस्थान में सरकार चल रही है, उससे हम सभी दुखी हैं। राजस्थान में चल रही सरकार ने प्रदेश को विकास में सबसे पीछे ले जाने का कार्य किया। माताओं, भाइयों, बहनों, हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते दुखी है कि आज जिस प्रकार की सरकार चल रही है राजस्थान में, सरकार ने राजस्थान को विकास की दौड़ में मीलों तक पीछे छोड़ने का काम किया है। मैं गहलोत सरकार की बाद में बात करता हूं। जब भाजपा की सरकार आई, पहले भैरव सिंह जी की आई, काम के बदले अनाज की योजना लेकर आए, राज्य भर से चुंगी समाप्त कर दी, नगर निकाय पंचायत के चुनाव में माताओं बहनों को आरक्षण दिया और जिला पंचायत, तहसील पंचायत में दलीय स्थिति में चुनाव लड़ने का सुधार किया। पूर्ण बहुमत न होने के बावजूद भी भैरव सिंह ने राजस्थान के विकास के लिए काम किया। फिर आप सभी ने मिलकर हमारी बहन वसुंधरा जी को मौका दिया। वसुंधरा जी की सरकार बनी। वसुंधरा राजे जी ने सबसे बड़ा काम किया, 3 लाख तक मुफ्त इलाज की व्यवस्था भामाशाह योजना कर की। 5 रुपये में नाश्ता और 8 रुपये में भोजन दिया। टोल टैक्स से मुक्ति दी।
किसानों को 1,000 रुपया बिजली बिल में सब्सिडी दी और जल स्वावलंबन अभियान भी शुरू किया। इसके साथ साथ गांव और शहरों में गौरव पथ योजना से विकास को पहुंचाने का काम किया। किसानों के 50,000 तक के ऋण को सिर्फ वादा नहीं, माफ करने का काम भी वसुंधरा जी ने किया। अनुसूचित जाति और जनजाति के भाइयों का 2 लाख तक का ऋण उन्होंने माफ करने का काम किया और ढेर सारे कामों से उन्होंने राजस्थान को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आप लोगों को कहने आया हूं, अभी देश में कांग्रेस की 2 सरकारें हैं, दोनों का चुनाव 23 में है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अगर भाजपा सरकार होती है तो क्या बचेगा? जोर से बोलिए, क्या बचेगा? करने जैसा काम है या नहीं है? है या नहीं है? तो मुझे बताओ मारवाड़ के भाइयों बहनों कार्यकर्ताओं, 2023 में भगवा झंडा फहराओगे क्या? सरकारें बनती है कार्यकर्ताओं के जोम और जुस्से से। कार्यकर्ता सशक्त बूथ बनाता है, कार्यकर्ता सशक्त मंडल बनाता है और वही तो चुनाव जिताता है। 52,000 बूथों में से 47,000 बूथों तक बूथ के कार्यकर्ता के फोटो के साथ का रजिस्टर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दूं। अभी ये वो राहुल बाबा भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं, विदेशी जर्सी पहनकर, विदेशी टी शर्ट पहनकर भारत जोड़ने निकले हैं। मित्रों, मैं उनको और कांग्रेसियों को उनका संसद का भाषण का एक वाक्य याद कराता हूं, भारत राष्ट्र है ही नहीं। अरे राहुल बाबा, किस किताब में पढ़े हो? किस किताब में पढ़े हो? ये तो वो राष्ट्र है जिसके लिए लाखों लाखों लोगों ने अपने सर कटवाकर भूमि को लाल करने का काम कर दिया। और गहलोत साहब जोधपुर के ही है, मैं उनके गांव में आकर बोलता हूं, गहलोत जी ध्यान से सुनिएगा, आपके वादे याद कराने आया हूं। 2018 में राहुल बाबा के साथ अंट संट वादे किए थे, 5 साल होने को आए, भारतीय जनता पार्टी आपका हिसाब मांगती है। क्या हुआ? 10 दिन के अंदर किसानों का ऋण माफ करने का क्या हुआ? मुझे बताओ भैया, किसानों का ऋण माफ हुआ है क्या? गहलोत से हिसाब मांगोगे? मित्रों, उन्होंने कहा था 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये युवा खड़े हैं, किसी को मिलता है क्या? मिलता है भाई? हिसाब मांगोगे क्या? मित्रों, 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। अरे गहलोत साहब, 10% का भी सूची तो दिखा दो जरा। गहलोत सरकार विकास का काम नहीं कर सकती, रोड रास्ता नहीं बना सकती, बिजली के कारखाने नहीं लगा सकती, किसानों को बिजली नहीं मुहैया करा सकती, युवाओं को रोजगारी नहीं दिया सकती। वो कर सकती है तो वोट बैंक की राजनीति कर सकती है, तुष्टीकरण की राजनीति कर सकती है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि पंजाब में गेस्ट टीचर्स को सरकारी नौकरी दी गई है। सीएम केजरीवाल ने पंजाब में 8,736 स्कूल शिक्षकों को स्थायी करने के लिए पंजाब सरकार की सराहना की और सभी राज्य सरकारों को भी ऐसा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि हम कच्ची नौकरी को पक्का करने के हक में हैं। जहां जहां भी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी वहां कच्ची नौकरी वालों को पक्का करने का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली में गेस्ट टीचर्स को स्थायी करने के लिए विधानसभा में एक विधेयक भी लाया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी नहीं दी। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें एक के बाद एक सरकारी नौकरियां खत्म करती जा रही हैं। जब भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हर राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो सरकारी नौकरियां भी तो बढ़नी चाहिए। वो कम कैसे हो सकती हैं? पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 5 सितंबर को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस वाले दिन, टीचर्स डे वाले दिन एक बहुत बड़ी घोषणा की थी, बहुत महत्वपूर्ण ऐलान किया था, जो न केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने 8,736 कच्चे टीचर पक्के करने का ऐलान किया था। ये पहली बार हो रहा है देश में। पूरे देश में एक हवा ये चल रही है कि सरकारी नौकरियां ख़त्म करो, सरकारी नौकरियों में भर्ती मत करो और उनकी जगह कच्चों को लगाओ, और उनको कच्चे में पूरी ज़िंदगी उनकी बीत जाती है। पहली बार पूरे देश में किसी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान मुख्यमंत्री ने 8,736 टीचर्स, कच्चे टीचर्स को पक्का किया। पंजाब में और भी कई हजार ऐसे कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं। मान साहब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार उस पर काम कर रही है। जितने भी कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं सबको पक्का किया जाएगा। थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि कानूनी रूप से ऐसे किया जाए ताकि कोई उसको अगर चैलेंज करे कोर्ट में तो टिक जाए। ऐसा ना हो कि खाना पूर्ति करके दिखाने के लिए कर दिया और फिर कोर्ट में जाके वो हार गए तो बेचारों के साथ धोखा हो जाएगा। इनमें कई एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो 10-10, 15-15 साल से धरने प्रदर्शन कर रहे थे, टंकियों पे चढ़े हुए थे, बहुत दुखी थे और धरने प्रदर्शन कर कर के तंग आ गए थे। वो ओवर एज हो चुके थे, उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है। ये जैसा मैंने कहा, ये पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पूरे देश में जगह जगह राज्य सरकारें, केंद्र सरकार सरकारी नौकरियां एक के बाद एक ख़त्म करती जा रही हैं। जब भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हर राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो सरकारी नौकरियां तो और बढ़नी चाहिए ना, वो कम कैसे हो सकती हैं। लेकिन एक पैटर्न चल रहा है पूरे देश में, सरकारी नौकरियों को ख़त्म कर करके उसकी जगह कच्चे एम्प्लॉयज़ को लाया जा रहा है। बहुत बड़े स्तर पे सरकारी नौकरियों को खाली रखा गया, उनकी जगह कच्चे एम्प्लॉयज़ को लाया गया। कहा यह जाता है कि जो पक्के एम्प्लॉयज़ हैं वो काम नहीं करते, वो कामचोर होते हैं। ये बिल्कुल गलत धारणा है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। दिल्ली के अंदर हमने दिखाया, दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति उन्हीं पक्के टीचर्स की वजह से भी आई और गेस्ट टीचर्स दोनों ने मिलकर काम किया। हमारे पास लगभग दिल्ली में 60,000 टीचर काम कर रहे हैं। इन टीचर्स को पहले बदनाम किया जाता था दिल्ली में, कहा जाता था सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, टीचर आते हैं पेड़ के नीचे बैठ के वो अपना स्वेटर बुनती रहती हैं महिलाएं। उन्हीं टीचर्स ने शिक्षा क्रांति करके दिखाई। हमारे उन्हीं डॉक्टर्स ने, सरकारी डॉक्टर्स ने, पक्के डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, स्टाफ ने, हॉस्पिटल स्टाफ ने, मेडिकल स्टाफ ने आज हमारे अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में कमाल करके दिखाया है। तो ये गलत है कहना कि पक्के एम्प्लॉयज़ काम नहीं करते हैं। हमने उन्हीं पक्के एम्प्लॉयज़ के ज़रिए क्रांति करके दिखाई है। जो ठेके पे रखे जाते हैं कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं, ये एम्प्लॉयज़ पूरी हायरार्की के अंदर सबसे नीचे आते हैं और सबसे गरीब होते हैं
और उनका शोषण बहुत बेइंतहा शोषण किया जाता है। उस शोषण को अब खत्म करने का समय आ गया है। ये हवा जो पंजाब से निकली है पूरे देश के अंदर फैलेगी। हम दिल्ली में भी करना चाहते थे। दिल्ली में हमने कच्चे टीचर्स को पक्का, गेस्ट टीचर्स को पक्का करने के लिए असेंबली में बिल भी लाए, लेकिन केंद्र सरकार ने उस बिल को भी मंजूरी नहीं दी। और आप सब जानते हैं कि दिल्ली आधा राज्य है, बहुत सारी पावर्स हमारे पास नहीं है, हम चाह के भी इसको नहीं कर पाए। लेकिन ये जो पंजाब से चिंगारी निकली है कि सरकारी नौकरी पे पक्के ही एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, कच्चे एम्प्लॉयज़ का सिस्टम खत्म होना चाहिए, ये बिल्कुल शोषण करने वाला सिस्टम है, ये पूरे देश में जाएगा। तो एक तो मैं सभी राज्य सरकारों से देश भर की अपील करता हूं कि जैसे दिल्ली के पंजाब सरकार ने किया, अन्य सरकारें भी अपने अपने यहाँ कच्चे एम्प्लॉयज़ को पक्का करें। केंद्र सरकार भी जितने कच्चे एम्प्लॉयज़ हैं जिस जिस डिपार्टमेंट में सबको पक्का करे। और आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि देश में जहां भी हमारी सरकार बनेगी, हम हर जगह कच्चे एम्प्लॉयज़ को पक्का करने के हक में हैं और उनको पक्का करेंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे। शनिवार को दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए। यहाँ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बदलाव की जरूरत है और योजना में कुछ बिंदुओं को जोड़ने की जरूरत है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि NEP 2020 में बहुत कमियां हैं, इसे लागू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा संबंधी नीतियों को 360 डिग्री का नजरिया दिया जाना चाहिए और शिक्षक ट्रेनिंग सहित सभी पहलुओं को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि हमारी सरकार शिक्षक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय का हिस्सा है और हमने शिक्षकों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने के लिए हर संभव सुविधाएं प्रदान की है। आज के इस सम्मेलन के लिए विशेषकर यहाँ पर फिजिकली पधारे सभी एक्सपर्ट्स और ऑनलाइन उपस्थित सभी एक्सपर्ट्स में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में आज शामिल होने जा रहे हैं। और मुझको पूरा यकीन है कि दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी की आज की ये कॉन्फ्रेंस हमारे सामने एक रोड मैप देगी, देश के सामने एक रोड मैप रखेगी कि जैसा कि इसका नाम है कि नई एजुकेशन पॉलिसी में डॉट्स को कैसे कनेक्ट किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि जैसा जोशी साहब ने कहा कि पॉलिसी बनाना सबसे प्रिय काम है और नेताओं और अफसरों का तो सबसे प्रिय काम रहा है पॉलिसी बनाना। अब उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्यों नहीं हो पाएगी, कितनी हो पाएगी और कितनी रह जाएगी, और अगर ये क्या करते रहे तो क्या हो जाएगा और क्या नहीं किया तो क्या हो जाएगा, ये सारे डॉट्स कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आज की ये कॉन्फ्रेंस इन सवालों को कहीं ना कहीं उकेर कर लाएगी। मैं ऐसा आशा बिल्कुल नहीं रखता कि आज के बाद नई एजुकेशन पॉलिसी पूरी तरह से लागू होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर इस सभागार में उपस्थित सभी शिक्षक साथियों, सभी विशेषज्ञ, अथॉरिटीज, सबकी आपसी चर्चा से कुछ ऐसे बिंदु निकल कर आ जाएं जो देश के एजुकेटर्स और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स, एजुकेशन पॉलिसी मेकर्स, इनको आसान भाषा में समझ में आ जाएं और डुएबल, मतलब बहुत प्रैक्टिकल भाषा में समझ में आ जाए, तो शायद ये कॉन्फ्रेंस बहुत उपयोगी रहेगी, बहुत सफल रहेगी। और डॉट्स के कनेक्ट करने ना करने की वजह से हमने बहुत कुछ खोया है। हमने नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई और ये नई एजुकेशन पॉलिसी तब तक नई एजुकेशन पॉलिसी कहलाएगी जब तक एक और नई एजुकेशन पॉलिसी नहीं आएगी। हम इंटरनेशनल पैरामीटर्स पर क्वालिटी एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं। जहां हम एजुकेशन नहीं दे पा रहे, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, जहां हम दे पा रहे हैं वहां कितने पिछड़े हुए हैं वो देखना बहुत जरूरी है। तो ये क्योंकि हमें लगा कि बस कानून बनाने भर से काम हो जाएगा, नो डिटेंशन का हमने कानून बना दिया। राइट टू एजुकेशन के और भी बहुत सारे पहलू हैं जिन पर हम यही देखते हैं कि तैयारियां नहीं हुई और तैयारियां नहीं होने से लागू किया गया कानून डिजास्टर बन गया और अंत में देश की पार्लियामेंट को कुछ चीजों को वापस लेना पड़ा। पार्लियामेंट के एक बहुत विजनरी कदम को खुद पार्लियामेंट को वापस लेना पड़ा, सरकारों के एक विजनरी कदम को खुद सरकारों को वापस लेना पड़ा, बिना तैयारियों के, बिना डॉट्स को कनेक्ट किए हुए। यही एनसीएफ में भी हुआ। हमने लर्निंग आउटकम्स लिखने शुरू कर दिए कि साहब ये कंटेंट होगा, ये करिकुलम होगा और ये उसका लर्निंग आउटकम होगा। लेकिन वो लर्निंग आउटकम आएगा कैसे? आपके डॉट्स तो कनेक्ट नहीं हुए।
वहां परीक्षा प्रणाली वैसी ही चल रही थी। मिसिंग पॉइंट्स ये थे कि हमें उसकी परीक्षा ही लेनी नहीं आती। 2005 के बाद से, बाकी सबका समय छोड़ दीजिए, मैं पूरे इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, 2005 के बाद से सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स द्वारा एनसीएफ के बनाए गए पाठ्यक्रमों के बाद बनाए गए क्वेश्चन पेपर्स को उठा के आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीएफ कुछ बात कर रहा है और परीक्षा लेने वाला जो पेपर सेटर है वो कुछ पूछना चाह रहा है। एकदम 180 डिग्री का सीधा अंतर है। एनसीएफ आपको एक डायरेक्शन में ले जाना चाहता है, उसका इंटेंट अच्छा है, लेकिन परीक्षा का प्रश्न पत्र बनाने वाले व्यक्ति को पता ही नहीं है कि एनसीएफ में जो लर्निंग आउटकम रखा हुआ है उसके बारे में मैं पूछूं तो क्या पूछूं। अगर मुझे बच्चे का वो जज करना है, वो इवेल्युएट करना है, तो कैसे करूं? वो डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए। और सारे एनसीएफ के लर्निंग आउटकम्स, आज हम कितने 17 साल हो गए, 17 साल बाद भी हम लर्निंग आउटकम्स के एल तक नहीं पहुंचे हैं। पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो हमेशा यही हुआ है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कनेक्टिंग द डॉट्स, इस पॉलिसी के अगर हमने काम नहीं किया तो हम इस पॉलिसी को भी बहुत बुरी तरह से फेल करेंगे। पूरे देश में लीगल फ्रेमवर्क से एजुकेशन चलती है और पूरे देश में पहली क्लास में एडमिशन की एज अलग अलग है। अब हमारा एजुकेशन पॉलिसी एक पर्टिकुलर एज की बात करती है। कितने की बात करती है एजुकेशन पॉलिसी? एंट्रेंस लेवल पे 6 साल में। अब किसी राज्य में 7 साल में है। राइट टू एजुकेशन कुछ कहता है, एजुकेशन पहली क्लास की एज क्या होगी, राज्यों के कानून अलग कहते हैं। अब कंट्राडिक्शन है। अब पॉलिसी तो पॉलिसी है, पॉलिसी से आगे का कानून है। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने कानून मानेगी जो पार्लियामेंट और विधानसभाओं ने पास किए हैं, या एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट को फॉलो करेगी? आप लीगली पचड़े में फंस जाएंगे। कल को कोई जाके कोर्ट में खड़ा हो गया और क्वेश्चन कर दिया कि ये शिक्षा मंत्री या शिक्षा निदेशक या इस प्रिंसिपल ने गलत कर दिया, इसने राज्य के कानून का उल्लंघन किया, बेचारा फंस जाएगा। फिर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कि जी नई एजुकेशन पॉलिसी में लिखा हुआ है। नई एजुकेशन पॉलिसी किसी कानून से बड़ी नहीं है। देश का सिस्टम, अधिकारियों की कलम, विधानसभाओं और संसद द्वारा पास कानून से चलते हैं, किसी पॉलिसी में लिखने भर से नहीं चलते हैं। ये हमें ठीक करना पड़ेगा। ये एक मिसिंग डॉट है इसका। हमारे स्कूलों में कहीं कोई एक्सेप्शन हो अलग बात है, लेकिन जनरल ना तो ये घरों में चर्चा है कि घर में माँ बाप देखें कि मेरे बच्चे की साइंस बहुत अच्छी है तो मैं उसको बोलूं बेटा साइंस का टीचर बनना मेरा ख्वाब है कि तुमसे। वो इंजीनियर बनाना चाहेंगे, वो साइंटिस्ट बनाना चाहेंगे, वो नासा में भेजना चाहेंगे, पर साइंस टीचर बनना ये कभी नहीं कहना चाहेंगे, कभी नहीं कहते हैं। क्यों? परसेप्शन का खेल है, वरना टीचर का काम बहुत सम्मानित काम है। और आज की तारीख में देखें तो टीचर्स की सैलरी भी पे कमीशन के हिसाब से एक अच्छी सैलरीज में गिनी जाती हैं। उसके बावजूद घरों में ये चर्चा नहीं होती है। तो मैं समझता हूं टीचर्स यूनिवर्सिटी का काम ये है, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी का खासतौर से, कि इस परसेप्शन को तोड़ते हुए इस मिसिंग डॉट को, ये जो डॉट है, इसको भी कनेक्ट करने के लिए काम करें। और इस तरह की कॉन्फ्रेंस जब आयोजित करते हैं आप लोग, तो मुझे लगता है कि आप उस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बधाई देता हूं पूरी की पूरी टीचर्स यूनिवर्सिटी को और सभी को, आप सभी को भी यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देश भर में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश प्रतिमाओं की स्थापना अपनी मान्यता के अनुसार 1 दिन से लेकर 9 दिन तक की जाती है। 10वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के मौके पर उनका विसर्जन किया जाता है। मान्यता है कि हमारे घर में हमें आशीर्वाद देने आए बप्पा विसर्जन के साथ ही अपने घर को लौट जाते हैं। इस मौके पर कामना की जाती है कि लोक कल्याण के लिए हे गणनायक अगले बरस जल्दी आना। विसर्जन से पहले घर पर भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इस बार 9 सितंबर के दिन देश भर में भगवान गणेश का विसर्जन किया गया। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री गणेश का विसर्जन नदी या तालाब में किए जाने का विधान है, लेकिन दिल्ली सरकार ने स्वच्छता अभियान के चलते यमुना नदी में विसर्जन पर रोक लगा दी थी। इसलिए जिन लोगों ने अपने घर या पांडालों में भगवान गणेश जी को विराजित किया था, उन्होंने घरों और पांडालों में ही अपनी सुविधा अनुसार गणेश विसर्जन किया। इसी क्रम में दिल्ली के रमेश नगर 8 ब्लॉक में श्री सिद्धि विनायक नवयुवक मंडल की ओर से 10 दिवसीय गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया और 9 सितंबर को बड़े ही श्रद्धा और भक्ति भाव से बप्पा का विसर्जन किया गया। राजकुमार प्रजापति और सिद्धि विनायक नवयुवक मंडल, दिल्ली वासियों को यही कहना चाहूँगा, यह हर्ष और उल्लास का त्यौहार है। हर वर्ष गणपति बप्पा हमारे बीच में होते हैं
और खुशियाँ देकर जाते हैं। इस वर्ष भी अनेकों लोगों की मनोकामना इस मंडल से हुई हैं और आने वाले समय में भी लोगों के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। जो लोग भी मन से बप्पा को मानते हैं उनके घर में खुशियाँ सालों साल बरकरार रहती हैं। सिद्धि विनायक नवयोग मंडल में आपकी मन्नतें पूरी होती हैं। हमारे साथ कम से कम 1000 लोग जुड़े हुए हैं जो तन मन धन से सेवा करते हैं। यहाँ पे कम से कम 100 कार्यकर्ता जो दिल लगा के कार्य कर रहे हैं। हम सपना रानी प्रजापति हैं, ये हमारे हस्बैंड हैं। सर हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग इतने हर्ष उल्लास से मनाते हैं, ऐसे ही हर साल मनाते रहेंगे गणपति बप्पा का प्रोग्राम। और हम कोशिश करते हैं कि इसी बहाने 10 दिन तक हमारे यहाँ लंगर हर एक कार्यक्रम चलते हैं, जिससे कि हम जितनी हमसे सेवा हो सकती है हम सभी लोग मिलके सेवा के जो यहाँ पंडाल के लोग हैं, सेवादार हैं, मेंबर हैं, सभी लोग मिलके सिर्फ ये कोशिश करते हैं कि गणपति बप्पा तो जो पूजे जाते ही हैं, लेकिन इनके बहाने से जो हम सेवा करते हैं, लंगर की व्यवस्था करते हैं, वो हर किसी को करनी चाहिए। इसी 10 दिन के बहाने कुछ गरीबों का पेट भी भरता है। हम तो काफ़ी टाइम से मना रहे हैं, लेकिन यहाँ कम से कम 8 साल हो चुके हैं, ये 8वीं। मेरा नाम पंडित जगदम्बा शरण शास्त्री है। मैं अयोध्या धाम से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे ज्योतिष कार्यालय है और यहाँ पे जो बड़े हर्ष उल्लास के साथ गणपति जी का स्थापन हुआ चतुर्थी तिथि में और पूजन हो रहा है। आज बड़े ही मंगलकारी दिन है, गणेश जी का उत्सव है और सभी भक्तगण मिल करके और यहाँ हर उल्लास के साथ विसर्जित करने के लिए एक चित्त हुए हैं और यहाँ पे सब मंगल कामना करते हुए अपनी मन की गति लेते हुए और गणेश जी से प्रार्थना करते हुए अपनी जो भी भाव है वो गणेश जी के कान में सुनाएंगे और गणेश जी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके आशीर्वाद ले करके फिर अपने अपने घर जाएंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया। कि जैसे हम लोग इतने हर्ष उल्लास से मना रहे हैं, ऐसे ही आगे मनाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि अभी 10 हैं, 10 से 20 हो, 20 से 25, 30 बढ़ती जाए, इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ जाए कि बस हर जगह गणपति जी ही नजर आए। मेरा नाम सुधाकर। संदेश ये देना चाहते हैं कि हम लोग 10 दिन से रात दिन भगवान गणपति की आराधना कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा हमारे को। और हमारे साथ में आस पड़ोसियों सहयोगियों ने, यार दोस्तों ने, सभी मित्रों ने, सारे रिश्तेदारों ने, सबने बहुत अच्छा सहयोग दिया। और भगवान करे, हम भी यही चाहते हैं, गणपति पापा से ये प्रार्थना करते हैं कि हर साल जो हमारा गणपति की तरक्की हो रही है और भी अच्छी होती रहे हमारी वाली। और हमारे को मैंने हमारे आपस में जितने भी हमारे सहयोगी है, साथी है, हमारे बहुत अच्छे जो हमारे को साथ देते हैं गणपति में। आज से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। पितृपक्ष में पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके विधि विधान से उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। श्राद्ध न केवल पितरों की मुक्ति के लिए किए जाते हैं, बल्कि उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए भी किए जाते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। भाद्रपद माह के पूर्णिमा तिथि से लेकर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष चलते हैं। आमतौर पर 15 दिनों तक पितृपक्ष रहते हैं, लेकिन इस बार ये पितृपक्ष 16 दिन के हैं। पितृपक्ष की शुरुआत अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि यानी आज 10 सितंबर 2022 से हो रही है। वहीं इसकी समाप्ति अश्विन माह की अमावस्या यानी कि 25 सितंबर को होगी। ऐसी मान्यता है कि वर्ष के किसी भी महीने की तिथि में स्वर्गवासी हुए अपने पितरों के लिए पितृपक्ष की उसी तिथि को श्राद्ध किया जाता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों को पितरों की तिथि ज्ञात नहीं होती, वे अमावस्या को श्राद्ध तर्पण करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि पितृलोक में पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं और वे पितृपक्ष के दौरान पृथ्वी पर उतरती हैं। इसलिए हर साल इस समय के दौरान मृतक के परिवार के सदस्य पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध में पितरों की तृप्ति के लिए भोजन करवाया जाता है, जिससे उनको शांति मिलती है। पितृपक्ष में श्राद्ध को लेकर कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन सुबह स्नान के बाद पितरों का तर्पण करने के लिए सबसे पहले हाथ में कूश लेकर
दोनों हाथों को जोड़कर पितरों का ध्यान करें और उन्हें अपनी पूजा स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करें। पितरों को तर्पण में जल, तिल और फूल अर्पित करें। इसके साथ ही जिस दिन पितरों की मृत्यु हुई है उस दिन उनके नाम से अपनी श्रद्धा और यथाशक्ति के अनुसार भोजन बनवाकर ब्राह्मणों को दान करें। इस दिन कौवा व श्वान में भी भोजन वितरित करना चाहिए। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। 10 सितंबर से आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक 36 संगठनों के प्रमुख अखिल भारतीय पदाधिकारी बैठक में लेंगे भाग। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला का कांग्रेस पर तंज, कहा भारत नहीं राहुल गांधी चला रहे नफरत जोड़ो अभियान। जैन तीर्थ स्थल सोनागिरी मंदिर में डकैती, सोना चांदी के छत्र और दान पेटी लूटकर ले गए बदमाश। सीडीएस विपिन रावत के सम्मान में बदला गया मिलिट्री स्टेशन व सड़क का नाम। विपिन रावत के नाम से अरुणाचल प्रदेश के बूथ में एक सैन्य स्टेशन और सड़क का रखा गया नाम। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ईडी का बड़ा एक्शन, ट्रांसपोर्ट व्यापारी आमिर खान के घर 7 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद। पुणे में 20 करोड़ की फिरौती के लिए 8 साल के मासूम की हत्या, 2 पड़ोसी गिरफ्तार, दोनों ने बच्चे की हत्या करने का जुर्म कबूल किया। ओडिशा में मलकानगिरी जिले में बड़ा हादसा, पुल निर्माण में लगे 12 लोगों को ले जा रही नाव पलटी, एक इंजीनियर लापता। राहुल गांधी के साथ चर्चा में तमिल पादरी का विवादित बयान, बोले ईसा ही असली भगवान, वे इंसान की तरह दिखाई देते हैं, निराकार शक्ति जैसे नहीं। बेंगलुरु में लगता है भयंकर ट्रैफिक जाम, इसलिए वहां स्काई बस चलवाएंगे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। सोनाली फोगाट मौत मामले में कार्रवाई, दोनों आरोपियों को 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।